आटे की कीमत कंट्रोल से ऐसी बाहर हुई कि काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही। फीमन आटा 500 रुपए महंगा हो गया। तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया। आपको बता रहे हैं फीमन आटा 500 रुपए महंगा हो गया। तनूर मालिकान ने रोटी की कीमत 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया। आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर, काबू में आना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में फीमन आटा 500 रुपए महंगा कर दिया गया। फीमन आटे की कीमत 4400 से 4900 रुपए हो गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन आटे की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। आटे की कीमत में हालिया तौर पर जो 500 रुपये फी मन के हिसाब से इजाफा हो चुका है, जिस पर तंदूर मालकान की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। तंदूर मालकान का कहना है कि रोटी की कीमत मजबूरी के तौर पर बढ़ानी पड़ेगी। पहले 15 रुपये में रोटी फरोख्त की जा रही है, अब 20 रुपये मजबूरी के तौर पर रेट करना पड़ेगा। इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए कि वो तंदूर मालकान के साथ बैठकर कोई ऐसे मामला तय करें, या तो आटे की कीमत कम होनी चाहिए या फिर रोटी की कीमत इंतज़ामिया जो है वो बढ़ाने की इजाज़त दे। तंदूर मालिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आटे की कीमत में इजाफे से रोटी की कीमत में कितना इजाफा होगा, क्या कहेंगे? आटा बहुत महंगा हो गया। आटे की वजह से रोटी हमें महंगी करनी पड़ेगी। रोटी पहले 15 रुपये की थी, अब हमें 20 रुपये भी 12 नहीं कर रही है। हमारा बहुत मुश्किल हो गया। इसमें इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारे साथ कोई बात करे, कोई बैठ के हम इसका कोई हल निकालें। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। रोटी लेने जो आएगा वो बहुत परेशान होकर जाएगा। वो क्या करेगा? तो हम क्या करेंगे, किसको रोटी देंगे? जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 20 रुपये की रोटी की भी अगर अब कर दी जाए तो वो भी इनको वारा नहीं खाती। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए या तो आटे की कीमतों को कंट्रोल किया जाए या फिर इनके साथ रोटी की कीमत 20 रुपए करने का इंदिया दे दिया गया है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सुई गैस की लोड शेडिंग जेब पर भारी पड़ने लगी। फैसलाबादियों की कसीर तादाद ने तनूरों और खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। आपको बताते चलें, सुई गैस की लोड शेडिंग जेब पर भारी पड़ने लगी। फैसलाबादियों की कसीर तादाद ने तनूरों और खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। मरियम रजा मजीद जान लेते हैं। मरियम रजा से हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा मरियम। फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पे सुई गैस की लोड शेडिंग जो है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो जहां पर घरेलू सार्फिन को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि सुबह से गई हुई गैस जो है वो शाम तक नहीं आती। तो वहीं घर में रहने वाले अफराद को जो है कभी बाहर से जाकर रोटी लेके आनी पड़ती है, तो कभी बाहर बैठ के ही खाना खाना पड़ता है। इस वक्त एक होटल में मौजूद हूँ, मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि घरों में गैस नहीं आती, यहाँ खाना खाने इसीलिए आए हैं या फिर कोई और वजह होगी? गैस ही नहीं आ रही, क्या करें, लोग परेशान हैं। बच्चे स्कूल पे जाते हैं तो बाहर से हमें लाना पड़ता है, मसलन के चने वगैरह, नान वगैरह, तो इसलिए हम खुद भी बाहर आए। गैस तो नहीं आ रही घर पे, क्या करें, मजबूरी है। कहना था कि मजबूरी है, गैस जो है वो नहीं आ रही। बच्चों को सुबह नाश्ता भी देना हो तो भी बाहर से लाना पड़ता है, और अगर दोपहर का खाना खाना हो तो वो भी बाहर से। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे मुझे बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग जो है वो बढ़ रही है, कौन से इलाके से है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि इस वक्त जब घर में गैस नहीं आती तो क्या जेब पे महंगा नहीं पड़ता बाहर से बार बार खरीदना? जी बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये कॉलेज टाइम सुबह गैस नहीं आती, बाहर से हमें नाश्ता करना पड़ता है। गैस आ नहीं रही, रोज़ आती नहीं है गैस। तो नाश्ता 2 टाइम से सुबह नाश्ता करना, वो दोपहर की रोटी बाहर से करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा महंगा बाहर से है, क्या करें? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही अपील है, रहम करें हम पे, यही या क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग। कहना था कि हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी मुश्किल जो है उसको आसान किया जाए, और जो गैस की फराहमी है उसको अपडेट करें थी। मरियम बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की नरवाला चौक में रिक्शा ड्राइवर्स के रोकने पर मुबैना पाबंदी और भारी चलानों के खिलाफ एहतजाज। ड्राइवर्स ने रिक्शे खड़े करके डीसी ऑफिस का रास्ता बंद कर दिया। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के नरवाला चौक में रिक्शा ड्राइवर्स के रुकने पर मुबैना पाबंदी और भारी चलानों के खिलाफ एहतजाज। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, रिक्शा ड्राइवर्स के क्या मुतालबात हैं? रिक्शा ड्राइवर जो है ये सरापा एहतजाज हैं, जिनका ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से न सिर्फ 1000 से 2000 के चालान किए जाते हैं, बल्कि बिला जवाज जो है वो थानों में बंद भी कर दिया जाता है। इस वक्त रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से तमाम तर रिक्शे जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े करते हुए एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ भी रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि उतना पूरे दिन में कमाया नहीं जाता जितना चालान की मद में चला जाता है। आप ये बताइएगा कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं, कहाँ चालान किए जाते हैं आपके?
नाड़ा वाले चौक में हम जब सवारी भी उठाते हैं हमारा 2000 का चलान किया जाता है, हमें बंद भी किया जाता है। 2-2 घंटे गाड़ी हमारी छोड़ी नहीं जाती है, जो सवारी का सब निकल जाता है। हमें जगह दी जाए, नाड़ा चौक में रिक्शा खड़ा करने सवारी उठाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, बिल्कुल रिक्शा ड्राइवर्स का ये कहना है कि सवारी उठाने के लिए भी रिक्शा खड़ा करें तो 2000 से ज़ायद का चालान ना सिर्फ किया जाता है बल्कि थाने में बिला जवाज बंद रखा जाता है। आप ये बताइएगा क्या मुश्किलात होती हैं? ਭਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾੜਾ ਲੱਭ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹਦ ਦਦਰਾ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। बिला जवाज 5 घंटे से ज्यादा रिक्शा बंद रखती है मुजाहिरीन का मुतालबा। मजीद वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1524 मुलाजमीन मुस्तकली के लिए डट गए। फैसलाबाद में दफातर को ताले, मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की। लाहौर धरने में शिरकत के लिए रवाना हो गए। एपका यूनियन ने महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दफ्तर को ताले लगाए। वजीर आला हाउस के सामने धरने में शिरकत के लिए लाहौर रवाना। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, मुलाजमीन का इंदिया। आपको बताते चले, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 1524 मुलाजमीन मुस्तकली के लिए डट गए। बात कर लेते हैं इमरान असम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के 1524 से ज़ायद मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल करके जो है वो ऑफिस को ताले लगा दिए गए हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैसलाबाद के दफ्तर को ताले लगा दिए गए हैं और मुलाजमीन जो है वो रैलियों की शक्ल में जो है वो फैसलाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुलाजमीन की जानब से अंदिया दिया गया है कि वो आइंदा 15 रोज़ तक जो है वो वज़ीर आला हाउस के सामने मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो धरना वहाँ पर जारी रखेंगे और इसके बाद जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के दफ्तरी अमूर भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानब से जो टेंडरिंग का प्रोसेस है वो भी तखीर का शिकार हो रहा है। कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, बताइएगा कि दफ्तर को ताले लगे हैं, आप किस जो है वो टेंडरिंग के हवाले से आए हुए थे यहाँ पे? हम अपने टेंडर्स के हवाले से ऑफिस आए थे, तो अभी आके देखा है कि ऑफिस लॉक लगा हुआ है, तो हमें पता चला है कि ये जनाब सारे जो इनके एम्प्लॉइज़ थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उन्होंने अपनी परमानेंट होने के लिए हड़ताल की हुई है। तो हम तो मुतासर हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मुलाजमीन है कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए उनको परमानेंट करना चाहिए, इनके जो भी रीज़नेबल जो मामलात है वो उनको सोल्व आउट करना चाहिए। जी बिल्कुल, जो है वो महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानब से जो है वो धरना दिया गया है। मेरा कैमरामैन वकास दिखा सके, ये महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मेन गेट है जिसको ताला लगा हुआ है और एपका यूनियन की जानब से जो है वो नोटिस भी अवेजा कर दिए गए हैं कि यहाँ पर जो है वो 15 रोज़ तक दफ्तर को ताला लगा रहेगा। मुलाजमीन का मुतालबा है कि उनको जो है वो 1524 से ज़्यादा मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए जो गुज़श्ता 15 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और इसी तनाज़ुर में जो है वो दफ्तरी अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। साथ साथ सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की जानब से जितनी भी स्कीम्स हैं तरक्याती वो भी इल्तवा का शिकार हो रही हैं और आज महकमा जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैसलाबाद है उसकी बिल्डिंग को ताले लगे हुए हैं और जितने भी मुलाजमीन हैं क्लरिकल जो स्टाफ है वो फैसलाबाद से लाहौर वज़ीर आला हाउस के सामने धरने के लिए रवाना हो चुका है। जी, तालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, मुलाजमीन का इंदिया। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ताज़ीन और आराइश शुरू कर दी गई। 13 करोड़ खर्च होंगे, शोबा रेडियोलॉजी की तामीर की जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल की तज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 13 करोड़ रुपए की लागत से पूरे अस्पताल की तज़ीन और आराइश की जाएगी, जिसमें शुबा रेडियोलॉजी जो है वो इसको बनाया जाएगा, जिससे बिलाशुबा यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं उनको बेहतर सहूलियात मैसर आ सकेंगी। DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर शबाब आलम का कहना है कि अस्पताल की सड़कें जो हैं वो तामीर की जा रही हैं, अस्पताल की 4 दीवारी को मुकम्मल किया जाएगा और इसी अस्पताल में जो स्ट्रीट लाइट्स का पुराना मसला था, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई जाएंगी और मुख्तलिफ यहाँ पर मुकामात पर जो ब्लॉक्स थे वहाँ पर सेवेज के मसाइल का सामना था। इन तमाम तर ब्लॉक्स में सेवेज की पाइपलाइंस को भी तब्दील किया जा रहा है। तमाम सड़कें जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। ऐसे मरीज जिनको जो व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर लाया जाता था उन्हें खासी मुश्किलात थी। तमाम इस वक्त जो अस्पताल की तमाम तर सड़कें हैं इनकी तामीर शुरू कर दी गई है
और मजमूई तौर पर 13 करोड़ एक माह रुपए में आराइश मुकम्मल कर ली जाए। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत चिन्योट में दर्जा चहारम की 84 सीटों के लिए 4700 उम्मीदवार मैदान में आ गए। 4 रुकनी पैनल इंटरव्यू कर रहा है। बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार बताइएगा। महकमा सेहत चिन्योट में दर्जा चहारम की मुख्तलिफ नौकरियों के लिए आज इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है। चौकीदार, नायब कासद, लैब अटेंडेंट की जो सीटें हैं उन पर इस वक्त इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। सीओ हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डीडीएचओ और एक और पैनल पर मुश्तमिल 4 पैनल्स पर मुश्तमिल आज इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शहजाद हलीली, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कितने एप्लीकेंट हैं, कितनी सीटें हैं और किस तरह इनको भर्ती किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त 4700 हमारे पास एप्लीकेंट्स आए हैं ऑन 84 सीट्स के ऊपर, जिसमें से एक सीट लैब अटेंडेंट की है, बाकी चौकीदार और नायब कासद की सीट्स हैं। तो आज के दिन ही इनका इंटरव्यू रखा हुआ है एंड कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट को प्रॉपरली फॉलो किया जाए और इसके ऊपर आज इंटरव्यूज़ का अख्तिताम किया जाए। ये पूरे जिला के लिए हैं या सिर्फ चिन्योट के लिए हैं? जी, ये पूरे ज़िला चिन्योट के लिए हैं। इसमें हमारे मुख्तलिफ जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, 37 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं ज़िला चिन्योट में, तो ये सीट्स उनके लिए आई हैं। ठीक है, ये और 2 हमारे RSCs हैं, उनकी ये सीट्स हैं। बिल्कुल जी, जिला भर में बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स और दीगर जो अस्पताल हैं वहाँ पर चौकीदारों की, नायब कासिद की बहुत और शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। मुसाफिरों को नशा आवर अशिया खिलाकर बेहोश और लूटमार करने वाला गिरोह ने फैसलाबाद पुलिस को चकरा कर रख दिया। इसी पर बात कर लेते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अभी तक इन नौसरबाजों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, दौरान सफ़र गाड़ियों में मुसाफिरों को नशा आवर अशिया खिला और पिलाकर लूट मार करने वाला 21 रुकनी गिरोह जिन्होंने पंजाब पुलिस को चकरा कर रख दिया, अभी तक उनमें से कोई एक भी नौसरबाज गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला को 21 नौसरबाज मतलूब हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं, मगर अभी तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। फैसलाबाद में देखा जाए तो थाना पीपल्स कॉलोनी को 4 नौसरबाज मतलूब है, थाना सिविल लाइन को 9 नौसरबाज मतलूब हैं, जो गाड़ियों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को नशा वाले अशिया खिलाकर या पिलाकर बेहोश कर देते हैं और तमाम जमा पूंजी से महरूम कर देते हैं, और जो मुतासरा शहरी है उसको बेहोशी की हालत में लारी अड्डा या दीगर बस स्टैंड पर उतार दिया जाता है और वो होश में आने के बाद अपनी तमाम जमा पूंजी के लिए शोर और अवेला ही करता रह जाता है। इसी तरह थाना डचकोट पुलिस को 1 नौसरबाज, सदर शेखुपुरा पुलिस को 1 और मुल्तान के मुख्तलिफ थानों की पुलिस को 4 नौसरबाज मतलूब हैं। थाना सदर जंग पुलिस को 1 नौसरबाज और बादामी बाग लाहौर पुलिस को भी 1 नौसरबाज मतलूब है। ये तमाम कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने का आखिरी रोज। फैसलाबाद डिवीजन में 2,30,000 से ज्यादा टैक्स गुजार अपने गोशवारे जमा करा चुके हैं। आपको बताते चले माली साल 2022 इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का आखिरी रोज। बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर बताइएगा। 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने का आज आखिरी रोज है और इस हवाले से फैसलाबाद में 2,30,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है आखिरी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक, जबकि रजिस्टर्ड NTN होल्डर्स की तादाद 6 लाख से ज़ायद है। तो ऐसे वो तमाम अफराद जिनकी माहाना आमदन अगर वो तनख्वाहदार हैं 50,000 रुपये या उससे ज़ायद है, और कारोबारी तबका जिनकी सालाना आमदन जो 4 लाख रुपये या उससे ज़ायद है, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के पाबंद है। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में जो शॉर्ट फॉल चल रहा था वो शॉर्ट फॉल पूरा हो चुका है और आज इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ताहम दूसरी जानब टैक्स गुजारों की जानिब से रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने की तारीख में एक बार फिर तोसी का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि टैक्स गुजारों का कहना है कि उनकी जायदादों पर जो इम्प्लीमेंट होने वाला 7E सेक्शन है, यानी कि डीम्ड टैक्स है, रात 12 बजे तक वाजिबात और रिटर्न फाइल कर सकेंगे। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं विमेन डेवलपमेंट के हवाले से। बुल्गारिया की सफीर का फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, कारोबारी खवातीन से मुलाकात की। बात कर लेते हैं शहराज भट्ट से। बताइएगा शहराज।
پاکستان میں تعینات بلغیریا کی سفیر نے آج فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا دورہ کیا ہے. اس موقع پر کاروباری خواتین سے ملاقات بھی کی ہے. میم روبینہ امجد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر ہیں فیصل آباد ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی. ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں بلغیریا کے سفیر سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصل آباد کا ان کا دورہ اور یہ تجارتی ایسوسی ایشن میں جو انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گی. میم، فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو warmly welcome you in Faisalabad. And how do you see, how can we strengthen the bilateral trade between two countries? First and foremost, I'm very grateful for the hospitality extended to me by the Faisalabad Chamber of Commerce and Industry and the Faisalabad Women Chamber of Commerce and Industry. I'm very impressed to see so many women entrepreneurs. This is a relatively young chamber, but obviously very strong, and I wish them a lot of success. In terms of strengthening the bilateral trade, first and foremost, we have to actually raise the awareness about the opportunities. And this could happen only through this kind of interactions, and this is the reason why I'm here today, knowing that Faisalabad is a textile hub in Pakistan, and knowing also that the textile exports constitutes major part, one important part of the exports of Pakistan to Bulgaria and to the whole European Union. But we need to, of course, find opportunities for diversification in terms of agricultural products, in terms of machinery, machine parts, and many others. And I'm hopeful that as a result of these interactions and as a result of exchange of information, we will achieve this result. Okay, میم روبینہ امجد بھی ہمارے ساتھ موجود. میم، فیصل آباد کی خواتین جو کاروباری خواتین میں ان میں سب سے زیادہ جو ایک کامن کیپیسٹی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیپیسٹی کو کس طریقے سے انٹرنیشنل فورم تک لے کے جایا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس فورم پہ بہت ڈفرینٹ قسم کے جو ہیں بزنسز سے وومن جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات میں ان میں جو کرتی ہوں، ان سب کے اندر ایک جو ہے کام کرنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور صرف ایکسپورٹ کے بزنس میں ہی نہیں، امپورٹ بھی بہت ساری خواتین کر رہی ہیں. اور آج جیسا کہ ہماری مہمان جو یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم کس طرح ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، اور اپنی اس جو ڈیفیسٹ ہماری جا رہا ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں کافی سارا ہے. لیکن ان خواتین کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کام کرنے کی کہ صرف چھوٹے چھوٹے بزنسز نہیں بلکہ جو بڑے، کئی ایسی ہماری خواتین ہیں جو اپنی فرمز کی سی ای او ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں، ان کے اندر وہ جو لگن ہے کام کی. بہت شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے. جنگ میں بننے سنورنے کی شوقین لڑکیوں کے لیے بیوٹیشین ورک شاپ. اسی پر بات کر لیتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، بننے سنورنے کا شوق تو خواتین میں ہے، لیکن کیسے بننا سنورنا ہے، اس حوالے سے آج ایک ورک شاپ کا اہتمام جو ہے یہ سب سنزار میں کیا گیا ہے، جس میں ادارہ ترقی خواتین سے ہمارے ساتھ مسز شازیہ موجود ہیں، سے بات بھی کر رہے ہیں. اور یہ بتائیں، ادارہ جو ہے وہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے سیٹ اپ، یہ پلیٹ فارم کس طرح اداروں خواتین کی فلاح کے لیے کام کر سکتا ہے؟ ایکچولی یہ ادارہ جو ہے 2011 میں ہم لوگوں نے شروع کیا خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے. اس کو چھوٹی چھوٹی ورک شاپس کروانے کا، جو ہم ادارے میں سکھاتے ہیں وہ تو بچیوں کو ہم سکھا رہے ہیں، اس میں ہم مخصوص ایک پیٹرن ہمارا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے خواتین کو، بچیوں کو نئی چیزوں سے بھی متعارف کروانا ہے. اس کے لیے پھر اس طرح کی ورک شاپس بہت ضروری ہیں، جس میں نئی پروڈکٹس، نئی ٹیکنیکس، نئی چیزیں بچیوں کو آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. کیونکہ ہم جو ہے ادارے میں جب ان کو کورس کرواتے ہیں تو اس قابل الحمدللہ وہ ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا ایک پارلر بنا لیں یا اپنا کوئی سلائی سینٹر بنا لیں. اس کے بعد جو یہ چھوٹی چھوٹی ورک شاپس جو ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں، اور زیادہ ان کو اویئرنیس ہوتی ہے، اور زیادہ پروڈکٹ کے بارے میں آگے وہ مثلا مختلف چھوٹے چھوٹے کورسز کروائے جاتے ہیں. صرف اس کا یہی ہوتا ہے ہمارا کروانے کا مقصد کہ کسی بھی طرح سے ہمارے اس چھوٹے شہر کو، جس کو کہ لوگ چھوٹا شہر کہتے ہیں، چھوٹے شہر کی بچیاں کسی بھی بڑے شہر سے پیچھے نہ رہ سکیں. اور اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں یہ مسز شیخ محمد اکرم صاحبہ کے، جو کہ MNA بھی ہمارے رہ چکے ہیں. یہ
اصل کام ان کا ہے جو انہوں نے جنگ کی بچیوں کے لیے سوچا اور یہ ادارہ آپ نے آج کی ورکشاپ بیوٹیشین ورک شاپ سے متعلق رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں جاری شیر سلطان کرکٹ ٹورنامنٹ کا سیمی فائنل، رجوکا 11 نے ہرمین 11 کو جیتنے کے لیے 156 رنز کا ہدف دے دیا۔ اپڈیٹ کریں علی رضا بتائیے گا۔ جی بالکل، شیر سلطان کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل جس میں رجوکا 11 اور ہرمین 11 کے مابین جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، جس میں دونوں ٹیمیں پرعزم ہیں کہ آج کا میچ وہ ون کرے گی۔ جو بھی ٹیم آج میچ ون کرے گی وہ فیصل 11 کے مابین کل فائنل میچ میں آمنے سامنے ہوگی۔ تو ابھی اگر میچ کی صورتحال کی میں بات کروں تو 55 رن جو ہے وہ بنا چکی ہے۔ مین کی کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ سکور کو جو ہے وہ پورا کیا جائے تاکہ فائنل تک جو ہے وہ اپنی رسائی حاصل کی جائے اور فائنل میچ میں جو جا سکے۔ شائقین کرکٹ کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ بوڑا والی گراؤنڈ میں موجود ہے اور کل کے میچز کے لیے بھی ایکسائٹڈ ہے کہ کل میچ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ بڑا میچ ہوگا جس میں فیصل 11 اور اس میں جیتنے والی ٹیم کے مابین جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ تو اس تمام چیزوں کو مد نظر آرگنائزر کمیٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شائقین کے لیے اور فیملیز کے لیے بھی شیڈول بنایا گیا کہ اگر وہاں پہ کل فائنل میچ دیکھنے کے لیے آ سکتے تو بآسانی طریقے سے بیٹھنے کے لیے اور تمام چیزیں جو ہے ان کو مہیا کی جائیں گی تاکہ میچ دیکھنے میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔